वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो का आखिरी पड़ाव जहां पर दर्शकों के सवालों के जवाब हम देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, और हेमंत उस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों के सवालों के जवाब हम ले उससे पहले खास मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि 2022 में या इनफैक्ट 2021 से हमने देखा कि निवेश को लेकर बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव हमेशा से ही रहता है। निवेश की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सीख है, वक्त आ गया है कि 2023 में उस सोच को, उस सीख को थोड़ा सा बदला जाए। तो ऐसे कौन से निवेश के गुर हैं जो एवरग्रीन हैं, जो हमेशा बाजार की हर तरह की चाल में आपको अपने साथ रखनी चाहिए? और निवेश की ऐसी कौन सी सीख है, ऐसी कौन सी सोच है जहां पर बदलाव लाने की ज़रूरत है? शायद कई सालों पहले जो निवेश का मंत्र काम आया हो सकता है 2023 में वो काम ना आए। इसी पर बात करते हैं। और हेमंत जी, मुझे बताएं, आपके मुताबिक ऐसी कौन सी पहली वो सीख होगी जिसको अनलर्न करना है, यानी उसमें बदलाव लाना है, उस सीख में, उस सोच में? और ऐसी कौन सी एक सीख है आपके मुताबिक जिसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसमें 2023 में भी अमल करना चाहिए? देखिए कविता, आई थिंक दोनों दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टिंग के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि उनको फॉलो करने से कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ये सोच होती है हमेशा कि हमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वहाँ पे सबसे पहले सेफ्टी को देखना है। ये बात बिल्कुल सही है, हमारी मेहनत की कमाई है और हम नहीं चाहते हैं कि बहुत अननेसेसरी उसके ऊपर रिस्क हो, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। लेकिन शायद हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल से बड़ा रिस्क होता है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर। होता क्या है कि क्योंकि हमारा फोकस जो है सिर्फ सेफ्टी पे रहता है, तो हम ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ गारंटीड रिटर्न मिले, कम मिले तो भी चलेगा। हमारा जो फोकस है वो ग्रॉस रिटर्न पे होता है, हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेशन पे नहीं होता। तो उससे होता क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा बढ़ता जरूर है, लेकिन वो नंबर में बढ़ता है, उसकी वैल्यू जो है सही मायने में अगर आप देखें तो वो कम हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्फ्लेशन कैपिटल सेफ्टी से बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो 10 15 20 साल पे, तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल मुझे लगता नहीं कोई इश्यू होता है। इश्यू होता है कि आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिशनल ऑप्शन से बढ़ के आगे देखें और अपने पोर्टफोलियो में जो आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करे, जहां तक आपको लगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जो कंफर्ट मिले, इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि वही एक एसेट क्लास है जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको देखना है कि सिर्फ सेफ्टी पे ध्यान नहीं रखना जो हम अभी तक करते आए हैं, हमें आगे ये देखना है कि हम किस तरीके से ग्रॉस रिटर्न के बजाय रियल रेट ऑफ रिटर्न हमारा पॉजिटिव हो। जो चीज हमें करते रहना है, मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब हम डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो आपके सेविंग प्रोसेस में डिसिप्लिन आता है, आप हर महीने बचाते हैं और आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जहां सबसे बड़ा खतरा जो है हमें लगता है वो है वॉलेटिलिटी का, उसको काफी हद तक आप उसको टैकल कर पाते हैं और इनफैक्ट उसको अपने एडवांटेज के लिए भी टर्न कर पाते हैं। चलिए अर्नब जी, आपके मुताबिक ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी निवेश के गुर जिनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और जिनको आपको 2023 में भी फॉलो करना है? जो चीजें आपको पहले तो फॉलो करनी है, उसमें पहली बात यह है कि आपको पेशेंस के साथ निवेश करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट का एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करता, तो लोग उसे में से निकलने की, बदलने का सोच रखते हैं। लेकिन जब आप एक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपने गोल के लिए निवेश कर रहे हो, तब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, खास करके एक्विटीज में। क्योंकि एक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पर आपको रेगुलर रिटर्न्स नहीं आते, वो स्पर्ट्स में आते हैं, एक फेजेस में आता है। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और ये फॉलो करना चाहिए। और उसके साथ भी आपको जो भी आप निवेश करें वो प्लानिंग के साथ करना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको फॉलो करनी है 2023 में बरकरार रख। जो चीजें आपको नहीं फॉलो करनी है वो ये है कि आप उतना ही एक्शन ले जितना आपको जरूरी है।
कई बार लोग समझ लेते हैं कि जब मैं अपने पोर्टफोलियो में या निवेश में कुछ ना कुछ बदलाव करता रहूं तो उससे मेरा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक प्लान बनाइए, उसके मुताबिक पोर्टफोलियो बनाइए और फिर सिर्फ नाम के लिए बदलाव करने की उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका नुकसान होता है। आपने जो प्लान के मुताबिक निवेश किया होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए और ये आपको नहीं करना। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे निवेश के डूज एंड डोंट्स, जिन पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत दर्शक है जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं और सवाल पूछना चाहते हैं। एक एक करके उनसे भी मुखातिब होते हैं। राज गुप्ता हेमंत जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं। राज, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय हेमंत जी, हाय कविता। कहाँ से बोल रहे हैं आप राज? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच राज, अपना सवाल आपने हमें भेजा। बताएं, आपको निवेश की शुरुआत करनी है अभी? करेक्ट। मेरा Alright, ऑलरेडी निवेश है LIC में, PPF में, NPS में, बट मैं अभी तक SIP और म्यूचुअल फंड से मैंने कुछ भी अभी नहीं किया है। ओके, आई वांट, हाँ, तो मैं वहाँ उसके लिए गाइडेंस कुछ चाहता हूँ कि मैं कैसे उसको स्टार्ट कर सकूँ और इन जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उससे हट के मैं इसमें भी कैसे कुछ कर सकूं जिससे मेरा अच्छा कुछ पेंशन और रिटायरमेंट प्लान टाइप का हो जाए और मेरे बच्चे के लिए कुछ, इसके स्टडी के लिए कुछ हो जाए। गॉट इट। मुझे आपके गोल्स को थोड़ा सा टाइम फ्रेम देना होगा। तो आप जब बच्चे की एजुकेशन के पैसों की बात करते हैं तो ये आपको कब तक चाहिए होंगे? रिटायरमेंट के लिए कितना समय है आपके पास? यस, एक लॉन्ग टर्म में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं लंबा जाना चाहता हूँ इसके साथ। मतलब कितना? 15 साल फॉर चाइल्ड एजुकेशन? 15 साल एटलीस्ट बच्चे के लिए, 15 साल, और खुद के रिटायरमेंट के लिए मोर देन 15 ईयर्स। लवली, तो आपके पास काफ़ी समय है। वो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम टाइम के लिहाज से देखा जाए तो दैट्स ऑन योर साइड। 10,000 से आप शुरुआत कर रहे हैं। रफ अमाउंट कुछ आपने फिगर आउट किया है कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एटलीस्ट 2 करोड़ तो एटलीस्ट हो, बिकॉज आई विल गेट सम अमाउंट फ्रॉम अदर फंड्स आल्सो लाइक PPF एंड NPS। सो कम से कम यहाँ से 2 करोड़ केवल एक ही लक्ष्य के लिए राज, के दोनों के लिए? नो, 2 करोड़ फॉर माय पेंशन एंड बच्चे के लिए कम से कम 50 लाख, एटलीस्ट 50 लाख प्लस फॉर एजुकेशन। एटलीस्ट 50 लाख प्लस। 15 साल के समय की बात आप कर रहे हैं, तो तब ये 50 लाख की वैल्यू थोड़ी सी और भी कम हो जाएगी। हाँ राज, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उससे ज्यादा ही मुझे लगता है कि मैंने कम बोला। 80 to 1 करोड़ होना चाहिए फिर। चलिए, 80 लाख से लेके 1 करोड़ का लक्ष्य बेटे की पढ़ाई के लिए, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए, और रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ या उस प्लस, ऐसी मैं फिगर डाल देती हूँ। तो निवेश तो आपको साफ तौर से बढ़ाना होगा। हेमंत जी बताएं, अब क्या इनको रणनीति अपनानी चाहिए? LIC, PPF, NPS को हम फिलहाल राज छोड़ देते हैं, केवल म्यूचुअल फंड्स की रणनीति की बात करते हैं, ठीक है हेमंत जी? कविता, आई थिंक आपने मेरा काम काफी आसान कर दिया। आई थिंक 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछे उससे काफी जो जवाब मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। इन्होंने खुद कहा कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आगे बढ़ के देखना चाहते हैं। मुझे उस बात की बहुत खुशी है राज कि आप जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हो, बच्चों की एजुकेशन या अपने रिटायरमेंट के लिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है हमारी लाइफ के, और इनमें एक लंबा समय हमें मिलता है। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दोनों के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाने की जरूरत है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिए हमेशा। जब भी आप ऐसे गोल के लिए करें तो देख लें कितना समय हमारे पास, और इन्फ्लेशन को हमेशा कंसीडर कीजिए। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कम से कम आपको 10% का इन्फ्लेशन लेना होगा। अगर आप अपने रिटायरमेंट की बात करते हैं तो करीब 7% इन्फ्लेशन अगर आप लेके चलें, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन को अगर नहीं लेंगे तो आपका जो टारगेट सेट करेंगे उसमें और जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी उसमें काफी फर्क हो सकता है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, जब टारगेट सेट करने के बाद एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके फिर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं कि कितना पैसा मुझे जरूरत है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो किसी भी निवेशक को जो स्पेशली इतने इंपॉर्टेंट गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आपने कहा कि आप दोनों गोल जो है आपके मिनिमम टाइम होराइजन एजुकेशन के लिए 15 साल है, रिटायरमेंट के लिए और भी ज्यादा है, लंबा समय है,
तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जैसे जहां पे आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका पॉजिटिव हो, तो इक्विटी जो है आपके पोर्टफोलियो का मेन से होना चाहिए, क्योंकि डेट में तो आपने ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और सबसे अच्छा तरीका है ऐसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए SIP के द्वारा आप इन्वेस्ट कीजिए। बट जैसा मैंने कहा, आप 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप असर्टेन करें कि आपको वाकई में रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरी बात, जो आप टारगेट सेट करते हो उसको आगे जाके थोड़ा रीसेट करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतने लंबे समय पहले सही टारगेट को जरा समझना मुश्किल होता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि आपने जो एक टारगेट बनाया वो हमेशा के लिए हो गया। तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखिए। 2-3 फंड मैं आपको बोल रहा हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हो। एक ICICI प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड, दूसरा है कोटक का फोकस फंड, और तीसरा है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। ये 3 फंड काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी पोर्टफोलियो है। जिस तरह का आपका एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप में होना चाहिए, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। इससे शुरुआत कीजिए, पर जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा असर्टेन करने की जरूरत है कितना पैसा हमें डालना, फिर उसके हिसाब से थोड़ा बदलाव करके आप पोर्टफोलियो बनाइए। और जितने भी चैलेंजेस आए बीच में, अपना फोकस अपने टाइम होराइजन पे रखिए, कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे कि आप कहीं ज्यादा रिटर्न जो आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से लेते हैं वो आपको मिलेंगे, और आपका कितना भी बड़ा लक्ष्य होगा वो आप पूरा कर पाएंगे। राज, कोई सवाल आपने पूछना है हेमंत जी को? एक चीज है, जैसे जो मैंने कॉर्पस का डिटेल्स बताया, लाइक मुझे इतना, अगर मैं 10,000 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कितने तक जाना चाहिए कि एटलीस्ट मैं ये सब चीजें एटलीस्ट यहाँ तक तो मैं अचीव कर पाऊँ? अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए? धीरे धीरे शायद आप बढ़ाइएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कुल मिला के कितना अमाउंट लगेगा हेमंत जी? मुझे लगता है रिटायरमेंट के लिए करीब आपको 18 to 20,000 इन्वेस्ट करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। और बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर आप 1 करोड़ देख रहे हैं, इस तरह का टारगेट देख रहे हैं, तो करीब करीब आपको 10 से 12,000 रुपए कम से कम आपको इन्वेस्ट करने होंगे। जो अगर आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है तो कोशिश कीजिए ग्रेजुअली, जितना जल्दी हो सके आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं आपको दोनों में से थोड़ा गोल्स को प्रायोरिटाइज भी करना होगा अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो। चलिए, तो राज, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। बीरेंद्र महतो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं झारखंड से। बीरेंद्र जी नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार मैम, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड से बोल रहा बीरेंद्र जी। जी जी जी, आपने अपना सवाल हमें भेजा, अच्छा लगा। आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है, मैं एक बार नाम दोहरा देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, SBI का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक्सिस ब्लू चिप और क्वांट का एक्टिव फंड है आपके पास, है ना? और 20 साल में 1 करोड़ चाहिए आपको, 8 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए 15 लाख चाहिए, और अब तक आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग 13 लाख है। कब से निवेश कर रहे हैं आप? जी मैम, कुछ फंड में 4 साल हो गया, कुछ 2 साल से हो रहा है। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सालों तक अपने अनुशासित तरीके से निवेश किया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बीरेंद्र, निवेश को बढ़ाते भी आए हैं क्या, कि शुरुआत से ही आप इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी मैम, ये मैं प्रत्येक साल ये 10% बढ़ाना चाहता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और खुद चुना है इन फंड्स को कि आपने आर्थिक सलाहकार से हेल्प ली है? मैं खुद चुना मैम। खुद चुना है, चलिए। जी बताएं। जी जी, पूछिए बीरेंद्र, पूछिए ना, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि मैम ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है फंड, और क्या मेरा टारगेट अचीव हो पाएगा इतना SIP से 18,000 SIP प्लस में? जी, वो ही चेक करवा रही हूँ मैं। अर्नव जी बताएं। देखिए, पहली बात तो हम देखते हैं कि इनका टारगेट जो है 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक एजुकेशन के लिए है, एक रिटायरमेंट के लिए है। अगर हम उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें तो आज ऑलरेडी 13 लाख तक पहुंच गई है। इसके अलावा वो रेगुलरली निवेश कर रहे हैं और उनके पास रिटायरमेंट तक समय है, तो वहां पर निवेश होगा। तो ये देखते हुए जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं, जो फिगर्स उन्होंने दी है, वो दोनों अचीव हो जाएंगे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के साथ। अब अच्छी बात इनकी ये है कि ये निवेश बढ़ाएंगे भी, मेरे हिसाब से वो भी जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में उन्होंने जो अपना रिटायरमेंट का लक्ष्य सेट किया हुआ है, वो शायद उनको आगे जाते हुए वो रकम भी उनको बढ़ानी पड़े। तो ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो उससे इसका भी उनको ख्याल आ जाएगा। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, गोल अचीव होंगे, अपना निवेश बढ़ाते जाइए, ये सही अप्रोच है।
दूसरी बात आते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में भी अच्छी बात यह है उन्होंने खुद चुना है, लेकिन जिस प्रकार से फंड्स अक्रॉस कैटेगरीज चुना है उसमें रेपिटेशन नहीं है और फंड्स अच्छे हैं। सिर्फ मैं उनको एक ही बदलाव का सुझाव दूंगा कि एक जो लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड है एक्सिस का ब्लू चिप, वो उसने कंसिस्टेंटली एक अंडर परफॉर्मेंस किया है काफी समय से। तो मेरा चॉइस यही होगा कि इससे बदल के वो आईसीआईसीआई प्रू का जो ब्लू चिप फंड है उसमें चले जाए, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो फंड्स है वो सही है, अच्छे हैं और उनको कंटिन्यू करना चाहिए। वीरेंद्र जी, कोई सवाल पूछना है आपने अर्नब जी को? नहीं मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। दिलीप नायक साहब ओडिशा से फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। मैडम नमस्कार। मैडम कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैडम। आप कैसे हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने सवाल हमें भेजा, आज बताइए। मेरा लॉक खराब है कि अभी मेरा टीवी खराब हो गया। ओहो, कोई बात नहीं। आपके फ़ोन में यूट्यूब होगा ना, अगर आप कोई सलाह अभी नहीं नोट कर पाए तो हमारे चैनल के यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे हमारा शो पूरा अपलोड किया जाता है और अपनी सलाह आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिक्र मत कीजिए, कुछ आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, एनपीएस को लेके सवाल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन था एक ही, मैं काफी दिन से आपका सारे प्रोग्राम देख रहा हूँ, थोड़ा अपना नॉलेज के लिए। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा टायर 2 अकाउंट है, टायर 1 भी अकाउंट है। टायर 1 में तो वो तो ऑटोमेटिक है, टायर 2 में मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। और टायर 2 में मैं देख रहा हूँ कि काफी सालों से वो अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। मगर आपका कोई भी सर एक्सपर्ट टायर 2 के लिए किसको भी नहीं बता रहे हैं कि टायर 2 में आप थोड़ा एक SIP कीजिए। मैं कितने दिन से रखा कर रहा हूँ इसको। और दूसरा बात, वो सारे प्राइवेट म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बता रहे हैं। मैं अभी मेरा मिसेस के लिए अभी एक SIP करना चाहता था, वो टायर 2 में जाऊं या आपका जो एक्सपर्ट बताए हुए हैं उसके हिसाब से जाऊं? उनके लिए भी आपको एनपीएस में ही पैसे डालने हैं? नहीं, एनपीएस मेरा मतलब नहीं है। मुझे टायर 2 अच्छा दे रहा है तो गवर्नमेंट का साइड है, इसलिए मैं उसको मैं भी देख रहा हूँ कि उसमें से अच्छा रिटर्न भी आ रहा है मुझे। हेमंत जी। देखिए कविता, मैं समझ सकता हूँ ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अच्छा रिटर्न जो है बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है कि एज एन इन्वेस्टर आप किसको अच्छी रिटर्न मानते हैं और क्या वाकई में जब आप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें कितना पोटेंशियल है। तो आई थिंक इन दोनों में हमें फर्क समझने की जरूरत है। ऑब्वियसली जब तक आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, अगर आप उससे खुश हैं, आपको लगता है कि वो आपके जो गोल्स पूरा करने में आपको मदद करेगा, तो सही है। हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट जानना है कि टीयर 2 में जब हम बात करते हैं, बेसिकली टीयर 1 तो ऑफकोर्स सभी जानते हैं उसके बारे में, ये एक वॉलंटरी ऑप्शन है आपके पास, एज एन सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह दिखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप उससे थोड़ा बाहर देखें तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, रिटर्न भी आपको बेहतर मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3-4 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी और सब कुछ हिसाब से देखना है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में कुछ और ऐड हो या कोई आपको ऐसा गोल हो जिसमें आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो फिर मुझे लगता है कि जो प्योर इक्विटी है या तो फिर जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, वो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ज्यादा रिटर्न और ज्यादा ऑप्शन दे सकते हैं। तो आई थिंक यही कारण है कि आप देखते हैं कि ज्यादातर जब लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना हो तो फिर वही ऑप्शन रखी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि टीयर 2 में कुछ ज्यादा खामियां हैं, बट मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर देखेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हाँ, कुछ सालों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे अगर आप आगे देखेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। और जैसा आपने भी कहा, SIP जो है एक बहुत ही अच्छा मीडियम है एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और काफी सारी ऑप्शन है आपके पास। ऑलराइट, दिलीप जी, मेरे पास समय लगभग खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी कोई सवाल आपको पूछना है हेमंत जी से? हाँ मैडम, मेरा नजरिया 5 साल के लिए था। चलिए, 5 साल का नजरिया है हेमंत जी। अगर 3-4 साल का समय तो ठीक है, 5 साल के लिए भी रख सकते हैं, बट वहां पे भी मुझे लगता है अगर आप जैसे हाइब्रिड फंड्स हैं म्यूचुअल फंड के, वहां अगर आप
इन्वेस्ट करें तो शायद आपको थोड़ा बेटर रिटर्न मिल सकता है वो। ऑल द बेस्ट दिलीप जी। और चलिए शो को अभी फटाफट हमें समाप्त भी करना है, रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्नव जी बताएं क्या है आपका गुरु मंत्र निवेश का आज का? जब भी आपका कोई भी लक्ष्य पास आ जाए तो फिर आपके लिए फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए और वो है सेफ्टी, क्योंकि एट द एंड मोमेंट आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब आपका लक्ष्य पास आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ जाए और वो अचीव ना कर पाए, क्योंकि इससे आपके पूरे इतने सालों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। इसीलिए जब गोल्स नजदीक आए सेफ्टी पर ध्यान दीजिए और उसे उसी तरह मूव कर दीजिए डेट इन्वेस्टमेंट में जहां पर रिस्क कम। हेमंत जी। कविता, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ओवर जो डिफरेंट टाइम पीरियड में और डिफरेंट टारगेट के होते हैं उनको अगर आप अचीव करना चाहते हो तो एक क्लियर रोड मैप आपके पास होना चाहिए। अगर आप हैपेजिटली बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि जितना आपको अचीव करना और जितना आप अचीव करेंगे उसमें काफी बड़ा गैप होगा और वो कहीं ना कहीं आपको कंपेल करेगा अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में कंप्रोमाइज करने के लिए। तो एक शुरुआत करने से पहले क्लियर रोड मैप बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, आप कोई भी लक्ष्य हो उसको पूरा कर पाएंगे। राइट, चलिए इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दे, जाते जाते आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर हम दिए जा रहे हैं जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।